नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है केरल में खेल, बंगाल में खेला। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो एग्जिट पोल के अनुमान सामने आए हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। हालांकि ये अक्सर दावा सामने आता है कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट होते हैं, लेकिन इतिहास में कुछ दफ़ा ऐसा भी हमने देखा है कि एग्जिट एग्जैक्ट में नहीं बदल पाए। लेकिन फिर भी ये बहुत मजबूत एक बात हमेशा से रही है कि एग्जिट पोल के अनुमान अक्सर सही साबित होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्या पश्चिम बंगाल का जो तिलिस्म है, बीजेपी ने आखिर उसकी चाबी ढूंढ ली है और वो शानदार तरीके से सरकार बनाने जा रही है। अगर आप पोल्स ऑफ द पोल्स को देखें तो बात बिल्कुल ठीक लगती है। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, 4 मई के नतीजे बताएंगे कि इस पर कैसी और कितनी मुहर लगती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पश्चिम बंगाल के तिलिस्म पर निशाना बीजेपी ने बहुत मजबूती से लगा दिया है और हो सकता है कि वो इतिहास बनाने की दहलीज पर जाकर खड़ी हो गई है। कांग्रेस के लिए भी मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि केरल में वो सरकार बनाने की तरफ एग्जिट पोल के अनुमान की बात करें तो वहाँ बढ़ रही है और एनडीए के लिए मुस्कुराने की बड़ी मजबूत वजह है। चाहे पुंडीचेरी हो या फिर बात हो आसाम की, जहां हैट्रिक लगने वाली है, और डीएमके ऐसा लगता है कि फिर तमिलनाडु में चाहे लैंग्वेज इशू हो या द्रविड़ियन मॉडल हो, ऐसा लगता है कि स्टैलिन वहां पर इन मुद्दों के साथ मजबूती से खड़े नज़र आ रहे हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पश्चिम बंगाल क्या बीजेपी की अब झोली में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। इंतज़ार करेंगे 4 मई तक, लेकिन एग्जिट पोल ने बीजेपी को मुस्कुराने की बहुत ही मजबूत वजह दे दी। हमारे सवाल देखिए, क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त हकीकत में सत्ता परिवर्तन में बदल पाएगी? ये 4 मई का इंतज़ार इसके लिए करना होगा, क्योंकि सही बात है, जब तक अनुमान सामने नहीं आ जाते हैं कुछ भी कहना किसी भी राजनीतिक दल के लिए ठीक नहीं होगा। असम में एनडीए की मजबूत बढ़त क्या रिकॉर्ड जीत में बदलेगी या विपक्ष चौंकाएगा? क्या 5 राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनावों की सियासी दिशा तय करेंगे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात करिए। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, युवा नेता, प्रवक्ता बीजेपी के। साथ नमस्कार शरद जी, स्वागत है आपका। आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। नमस्कार। चलिए पहले एक बार नतीजों पर नज़र डाल लेते हैं। नतीजे नहीं, अनुमान पर। एग्जिट पोल के जो निष्कर्ष हैं, जो अनुमान है, दुर्गेश जी मुस्कुरा उठे नतीजों की बात सुनकर। अभी 4 तारीख तक इंतजार करना होगा। दुर्गेश जी, शुभकामनाएं हैं आपको भी और तमाम राजनीतिक दलों को भी। लेकिन 4 तारीख तक अनुमान के लिए, अनुमान कितने सही साबित होते हैं इसके लिए इंतज़ार करेंगे। तो पहले देख लीजिए कि एग्जिट पोल के जो अलग अलग एग्जिट पोल हैं और पोल्स ऑफ द पोल्स है वो क्या कहता है। चलिए देखिए, आपको सिलसिलेवार बताते हैं। ये देखिए, कुल सीटें हैं 294 पश्चिम बंगाल। बीजेपी जो है 154, 156, टीएमसी 129, 131, अदर्स के लिए 6। तो ये देखिए कि बीजेपी की बढ़त का अनुमान साफ तौर पर वहाँ एग्जिट पोल जो पश्चिम बंगाल का है उसमें ये आपको निष्कर्ष के तौर पर दिख रहा है। जो तमाम पोल्स उभर कर सामने आए हैं, असम में देखिए, बीजेपी कुल सीटें 126, बीजेपी 86, 29 कांग्रेस और अदर्स 5, बहुमत 64। और असम का ये आंकड़ा आपके सामने। तमिलनाडु चलें तो डीएमके 131, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। एआईडीएमके उम्मीद थी, जोर लगा रही थी, लेकिन पिछड़ती हुई दिख रही है, 86, अदर्स 20, बहुमत के लिए जादुई आंकड़ा 118। और ये देखिए केरलम, जहां कांग्रेस मुस्कुराने की वजह दे गई है। केरलम यूडीएफ 70 से 80, 58, 68 एलडीएफ, अदर्स 4, बहुमत के लिए 71 का आंकड़ा, यानी कांग्रेस बिल्कुल वहां जाकर खड़ी हुई दिखती है। तो कांग्रेस के लिए भी ये एग्जिट पोल निराश करने वाले हैं। पुडुचेरी की बात करें, एनडीए 18, कांग्रेस 9, अदर्स 3, कुल सीटें 30, बहुमत 16।
तो आपने देखा कि ये 5 राज्यों के अनुमान हैं और बीजेपी एनडीए का पलड़ा भारी है। और चलिए अब चलते हैं डिबेट की तरफ, जगदीश जी की तरफ रुख करते हैं। जगदीश जी, पश्चिम बंगाल का किला अगर बीजेपी फतेह करती है तो निश्चित तौर पर एक तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि 77 से लेकर 2011 तक हमने देखा है कि वहाँ मोर्चा ही मजबूत सरकार को हटाने में कामयाब होता था। 77 में वाम मोर्चे ने कांग्रेस को हटाया, 2011 में टीएमसी, कांग्रेस और एक और राजनीतिक दल के साथ इन्होंने मिलकर वाम मोर्चे को हटाया और बीजेपी ये काम अपने बूते पर अकेले कर रही है। कैसे देखते हैं, अगर कर पाएगी तो? अभी तो अगर मगर लगा रहेगा। कैसे देखते हैं आप एग्जिट पोल के जो अनुमान सामने आए? जी शरद जी, पहली चीज तो ये कि 7 एग्जिट पोल जो आए हैं उनमें 5 में बीजेपी की सरकार वहां बनती दिखाई दे रही है, पहली चीज। और सबसे बड़ी चीज जो वहां हुई एसआईआर के कारण, एसआईआर उसको मान सकते हैं, एसआईआर के कारण बम्पर वोटिंग वहां हुई है। आपको याद हो कि पिछले बार वहां पहला फेज जो था उसमें 92.4% वोटिंग हुई और जो सेकंड फेज के आज इलेक्शन जो हुआ उसमें 91% वोटिंग का प्रारंभिक जो आंकड़ा है वो 91% पे है और निश्चित रूप से ये भी बढ़ेगा। तो कुल मिला के आप देखो कि 12% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज वहां बढ़ा है। तो इसका सीधा सीधा कारण है कि एसआईआर के कारण वोटिंग बढ़ा। और अगर आप वोटिंग के पहले फेज के बाद के ममता के ही बयानों को देखो, ममता बनर्जी के, तो कहीं ना कहीं उनके बयान से यह प्रतिनिधित्व हो रहा था कि वो स्थिति को समझ गई है। और बीजेपी ने वहां जो मेहनत की है पिछले 10 सालों में, मैं 10 साल की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि बीजेपी ने वहां अपना काम शुरू किया, अगर सही मायने में आप माने तो 2011 के बाद से। और इसके पीछे संघ की एक बहुत बड़ी मेहनत है। अपने यहां जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं शिवप्रकाश जी, अजय जामवाल जी क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, ये दोनों नेता भी वहां लंबे समय तक रहे हैं। तो बीजेपी ने इस बार यहां से, पिछले बार मध्य प्रदेश से एक बड़े नेता गए थे जो मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, किसी को नहीं भेजा उसने। और उसने जिस तरह से कार्यकर्ताओं को भेजा, मध्य प्रदेश के एक नेता लंबे समय तक वहां रहे, अभी भी रहे। तो ये पूरा का पूरा मैनेज था कि बीजेपी ने एक अपना लिया था कि पिछले बार वो 100 सीटों से थोड़ा सा कम हो गई थी, इस बार तय था उसे कि उसे सत्ता में आना है। और मेरा मानना यह है कि बीजेपी वहां सत्ता में आ रही है शरद जी। एक रुझान जो है वो अक्सर परिणामों में बदलते हैं। आप पिछले रुझान आप देख लें, चाहे तमिलनाडु का देखें, चाहे पश्चिम बंगाल का देखें। ये बात अलहदा है कि पिछले बार जो एग्जैक्ट पोल में ममता बनर्जी को सीटें दी गई थी उससे सीटें कुछ ज्यादा आई थी, कुछ बीजेपी की कम आई थी, लेकिन वो इतना बड़ा फर्क नहीं था कि सत्ता बदल दे। एग्जैक्ट पोल में किसी भी एग्जैक्ट पोल ने बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनवाई थी, लेकिन सीटें जो है उसे 100 से प्लस में दे दी थी कई जगह, लेकिन सीटें 100 से नीचे चली गई थी। तो मेरा मानना यह है कि बीजेपी की ये बहुत बड़ी सफलता है और बीजेपी लगातार शरद जी अपना विस्तार कर रही है। और जो उसने सिंगल एजेंडा थाम रखा है, जिसको मैं अगर यहां कहूंगा तो फिर विवाद के विषय होंगे, इसने एक सिंगल एजेंडा साध रखा है जो वो बहुसंख्यक वर्ग को साथ लेकर चल रही है। पश्चिम बंगाल में उसने क्या किया? यही किया। पश्चिम बंगाल में, असम में उसने यही किया। तो लगातार वो जो असम में सत्ता में वापसी है उसका कारण सिर्फ एक है कि वो उसने एक बड़े वर्ग बिल्कुल जगदीश जी, घुसपैठियों का विरोध, लेकिन मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का विरोध, शरद जी ये बड़ा कारण बन रहा है। बिल्कुल एक ध्रुवीकरण से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ध्रुवीकरण सभी राजनीतिक दलों की राजनीतिक शैली का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जस्टिफाई कर रहे हैं हम, बीजेपी ने जो किया वो बहुत बेहतर किया, लेकिन ध्रुवीकरण के बिना आप वोटों का अपनी तरफ मोड़ना आपके लिए संभव नहीं होता। कभी अनुसूचित जाति और आदिवासी वोटों का होता है, कभी पिछड़ा वर्ग का होता है, कभी सवर्णों का होता है और कभी बहुसंख्यक, सब मिला लीजिए इसमें। ये बात सही है, लेकिन इसके पीछे जगदीश जी और भी कारण हैं। पहला कारण है कि जिस तरह से एक सिंडिकेट वहाँ पर बनाया गया, जिससे वाम मोर्चे से वहाँ के लोग उबे थे, और इतना सब कुछ करने के बाद भी पश्चिम बंगाल में, कोलकाता से हटें अगर हम, तो पश्चिम बंगाल में विकास नहीं है। ये वहाँ लगातार ये भी मुद्दा है और ये चीज़ें जनता देख रही है। सिंह साहब कैसे देखते हैं? मुस्कुराने की वजह आपके लिए भी है, यूडीएफ केरल में आप भी आगे दिख रहे हैं और पश्चिम बंगाल में तो आपके लिए
कोई स्टैक था ही नहीं। और अभी तो राहुल जी अपनी अंतिम सभा जो उन्होंने चुनाव में ली दूसरे चरण के पहले, ममता जी को भी खूब पानी पी पी के कोसा है उन्होंने। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले जैसा आपने स्वयं कहा कि एग्जिट पोल है, ये अनुमान है, और अनुमान चूंकि अनुमान है तो अनुमान के आधार पे इसको हम देखेंगे। और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से एक टूल रहा है कि वो एग्जिट पोल के माध्यम से एक नैरेटिव बिल्डिंग करते हैं। लेकिन ठीक है, वो क्यूरियोसिटी तक तो ठीक है, उत्सुकता 4 मई को तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस डिस्कशन में ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शंस जहाँ जहाँ हुए वो किस प्रकार से हुए, और प्रजातांत्रिक जो सिस्टम है, जो संवैधानिक सिस्टम है, उसके साथ कितनी छेड़खानी हुई। बंगाल में जैसा भी हमारे आपके जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं वो जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत मेहनत की वहाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत की। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जो है वो बिल्कुल उन्होंने अपने आप को झोंक दिया। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बंगाल में हुआ, तकरीबन 2.5 लाख का, तो जो देखा जाए कि जो अपोजिशन या टीएमसी का जो दावा है या जिस प्रकार का माहौल है उसमें वोटर्स को रोका गया। और आप देखिए कि किस प्रकार से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अधिकारी जो वहां पे ऑब्जर्वर बन के जाते हैं, सिंह साहब, लेकिन 92% में आप ये बात कर रहे हैं कि वोटर्स को रोका गया। मुझे तो हमें तो लगता है कि दोनों ही पार्टियां अपने कोर वोटर्स को निकालने में कामयाब रही। देखिए, आप ये बात तो तथ्यात्मक रूप से तो आपकी बात को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पॉकेट्स में चीज़ों को देखेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो परसेंटाइल होता है और कहाँ पर किसका वोटर अधिक होता है ये आप मुझसे बेहतर समझते हैं, तो 92% वोटिंग होना बिल्कुल ठीक बात है कि वोटर्स निकल के आए हैं। लेकिन किस पॉकेट से कितना निकल कर आया है, अगर 4% की तो आप देख ही रहे होंगे जो लड़ाई है वो मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी या जो भी अभी सत्ता में है उसके 4% की है। तो यदि प्रतिशत और सीट कन्वर्जन को देखेंगे, मुझे लगता है वो बहुत अभी ये विषय नहीं है, उस पर मुझे लगता है समय खराब भी नहीं करना चाहिए। हाँ, कांग्रेस की तरफ से मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केरला में, पौंडीचेरी में, तमिलनाडु में हमारा अलायंस, इसमें जैसा कि एग्जिट पोल बता रहे हैं 5 में से 3 राज्यों में बढ़त है। असम को यदि आप देखेंगे तो असम में भी मुझे लग रहा है कि अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, और वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, क्योंकि यदि आप कम्युनिस्ट और कांग्रेस की सीट्स देखेंगे तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सीट तो बढ़कर ही आएंगे। हाँ, हम इस प्रकार का कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत बढ़ चढ़ के वहां पे हमारी सीटें आएंगी वेस्ट बंगाल में। जी, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि 3 राज्यों में तो स्पष्ट तरीके से जो है कांग्रेस की बढ़त है ही। बिल्कुल, ये इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये मायूसी का सबब नहीं है जो एग्जिट पोल के अनुमान है। हालांकि हम सब इंतजार करेंगे। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, एक क्विक कमेंट आपका। जी देखिए शरद जी, सबसे पहले तो सभी मतदाताओं का आभार जिन्होंने आज इस लोकतंत्र के यज्ञ में अपनी आहुति देने का काम किया है। निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल है, जब एग्जैक्ट होंगे तो हम इससे और अच्छी स्थिति में होंगे। निश्चित रूप से इस चीज में हमें यकीन है। और जिस तरह से जो चुनाव हुए हैं वहां पे निष्पक्षता से हुए हैं, और जिस तरह से जो भय का वातावरण पिछले कई समय से चल रहा था, और आदरणीय जगदीश द्विवेदी जी ने जो जिस बात की और इंगित किया कि जिस तरह से भययुक्त माहौल वहां पे था, उसको उस तिलिस्म को, ममता जी के तिलिस्म को तोड़ना जरूरी था। और वहां के मतदाताओं ने, मुझे लगता है कि जिस तरह से ये एग्जिट पोल दिख रहे हैं उससे ज्यादा हम अच्छी स्थिति में खड़े रहेंगे। अब हमारे कांग्रेस के साथी क्योंकि राहुल गांधी जी के दल से, तो ये आरोप आलोचनाएं करते रहेंगे। अब ये पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो पहले जो चुनाव होते थे ना शरद जी, वहां पे 5-7 चरणों में होते थे, और हर चरण में 1.5 लाख की पैरामेडिकल जो फोर्सेस थी वो लगती थी। और इस बार चुनाव 2 चरण में हुए तो 3 लाख ही वो लगी है। तो 5-7 चरण में और 2 चरण में जो दिख रहा है वो ये चीजें हैं। और निश्चित रूप से इस चीज को मानना चाहिए कि हमारा बूथ पे बैठे कार्यकर्ता से लेकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी तक सबने पूरी दमदारी से चुनाव, क्योंकि भाजपा कोई भी चुनाव हो, पार्षद से लेकर पार्लियामेंट का, पूरी दमदारी से लड़ती है। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमारा पूरा नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी मध्य प्रदेश की ओर से
जो हमारे कार्यकर्ता वहां गए, उन्होंने पूरी ताकत के साथ पूरे, क्योंकि हम चुनाव हमेशा पूरी दमदारी से लड़ते हैं, तो ये चुनाव भी हमने दमदारी से लड़ा। आने वाले समय में जो परिणाम होंगे वो निश्चित रूप से एग्जिट पोल से ज्यादा हम और एग्जैक्ट जाके बैठेंगे। जगदीश जी, एक और जो इक्वेशन दिख रहा है कि नज़दीकी मुकाबला है, मतदाता चुप रहा, और आप देखेंगे अगर तमाम एग्जिट पोल को देखेंगे तो इक्का दुक्का ही एग्जिट पोल हैं जो 200 बीजेपी को पहुंचा रहे हैं, बाकी मुकाबला नज़दीक का है, ऐसा भी लगता है। और अगर हंग, ये भी एक अनुमान है, हंग पार्लियामेंट जैसी स्थिति बनती है तो गेम चेंजर बीजेपी ही होगी, क्योंकि बीजेपी ने एक जो स्ट्रैटेजी अपनाई उन राज्यों में जहां उसका आधार मजबूत नहीं था, चाहे आसाम हो, हेमंत बिस्वा शर्मा ढूंढे गए, मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया ढूंढे गए, और आप इसी तरह चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो पश्चिम बंगाल में शुभेंदु ढूंढे गए, और इन तमाम नेताओं ने एक बड़ा अंतर पैदा किया। बीजेपी की एक ये भी रणनीति रही है कि अगर आपके पास उस पाए का, उस कैलिबर का नेता नहीं है तो विपक्ष से ढूंढकर उसे अपना बना लो। जी जगदीश जी। पहली चीज तो शरद जी, इस बात को दूसरे राजनीतिक दलों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी जो है आज के दौर में चुनाव लड़ने की मशीन बन गई है। शरद जी, एक बात आप याद रखो, दूसरे राजनीतिक दलों को भी इसी मोड में आना पड़ेगा। वो 5 साल पे चुनाव लड़ा, सत्ता में आई, और चुनाव जीतने के लिए, हारे या जीते, वो अगले 5 साल के लिए कर देते हैं। और आप जो कह रहे हैं कि अब चूंकि लोकतंत्र में सत्ता परम साध्य होती है, पहली चीज तो सत्ता किस तरह से आए, उसके लिए आपने देखा होगा कि भाजपा जो नई तकनीक लेके आई है चुनाव में, या नई रणनीति लेके आई है जिसको हम कहें, कि उसे किसी नेता से कोई परहेज नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ इस बात से इंटरेस्ट उसका है कि हमें सत्ता में कैसे आना है, उसके लिए किसी को भी वो ला सकते हैं। वो भाई आप देखें, कांग्रेस से आया मुख्यमंत्री असम में, आया व्यक्ति असम में मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल में सत्ता आती है तो शुभेंदु जी को निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में आना है। तो हमें सत्ता हर कीमत पे ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का मूल मंत्र है जी। बिल्कुल वर्तमान दौर में दूसरे भाई किसी की अच्छाई को फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ा दल चूंकि विपक्ष में आज भी देश में कांग्रेस है, तो कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कहीं ना कहीं कि वो लगातार क्यों कमजोर हो रही। और उसके आज टीएमसी जो है ये कौन है, ममता बनर्जी कौन है, कहां से आ गई ममता बनर्जी? कहीं ना कहीं भाई यूथ कांग्रेस की पश्चिम बंगाल की प्रेसिडेंट, बिल्कुल जगदीश जी, कांग्रेस से ही वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये सारी चीजों को कांग्रेस मेरा केवल और केवल जब मैं ये बात करता हूं तो लोगों को लगता है कि शायद मैं कांग्रेस की कमियां निकाल रहा हूं। मैं कमियां नहीं निकाल सकता कभी भी। बहुत पुरानी पार्टी है, गांव-गांव में इसका कार्य करता है, लेकिन आपको वक्त की रफ्तार को देखना पड़ेगा, वक्त की रफ्तार के साथ आपको चलना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज जगदीश जी ये है जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव एक टावरिंग पर्सनैलिटी के लीडर के अंडर ही लड़ा जाता है। वो चेहरा अगर आपके पास होगा तो चुनाव जीतने की गारंटी होगी। आप प्रयोगों में उलझे रहेंगे, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि प्रयोग करते रहेंगे। बीजेपी ने इस चीज को समझा, जिन राज्यों में उसका आधार या उसके पास बड़े नेता नहीं थे, उसने विपक्ष से नेताओं को लिया और उन्हें कमिटमेंट के साथ बड़े पद दिए। सिंह साहब, कांग्रेस की कमजोरी की बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जगदीश जी का यह ऑब्जर्वेशन, आपको मशीन बनना पड़ेगा। शरद जी, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा संक्षेप में, जगदीश जी वक्त कम है। जी बोल लीजिए। मेरे को केवल एक चीज कि कांग्रेस को बड़ा दल है, कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा इस बात को भी कि बीजेपी बहुत एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ती है, उतने एग्रेसिव कहीं ना कहीं आप नहीं हो पाती। बिल्कुल सिंह साहब, और ये सवाल आप नहीं पूछ सकते कि हमारे पास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं है। ये आपको देखना पड़ेगा, अपने भीतर वो शक्ति लानी पड़ेगी। ये कोई बहुत असंभव नहीं है, धीरे धीरे खत्म सा हो गया है। जी सांगठनिक शक्ति चुनाव में आपको बड़े नेताओं के साथ आगे ले जाएगी। जी
देखिए शरद जी, पहली बात तो जगदीश जी ने मुझे लगता है कि हमारा पक्ष भी रख दिया और बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्शन विनिंग मशीन की तरह काम कर रही है। उनका जन कल्याण से, डेमोक्रेसी से, संविधान से कोई मतलब नहीं है। सारी चीज़ों को एक तरफ रख के सिर्फ और सिर्फ उनको सत्ता में आना है, ये उन्होंने स्वयं कहा। तो मुझे लगता है कि हमारा पक्ष उन्होंने स्पष्ट कर दिया। अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा कि कांग्रेस को मशीन बनना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ जाना चाहिए, जो भी कांग्रेसी है, कांग्रेस को समझता है, कांग्रेस सिद्धांत समझता है, कांग्रेस की फिलॉसफी समझता है, वो ये बिल्कुल स्पष्ट समझ ले कि कांग्रेस कभी भी मशीन नहीं बनेगी। क्योंकि जो कांग्रेस है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करती है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, फ्रीडम फाइट के लिए लड़ी है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है भारतवर्ष की जनता है, उसकी संवेदनाओं को लेकर चलती है। मशीन बनकर कभी काम नहीं करेगी। और मशीन बनकर जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने काम किया वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसके माध्यम से वो सत्तारूढ़ होना चाहते हैं, सत्ता लोलुप है, ये चीज भी स्पष्ट है बिल्कुल। और मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि बाकी कुछ अगर मैट्रिक्स या और किसी उसमें देखेंगे आप, जो अपने सर्वे कंपनीज हैं, तो उसमें ये आपके टीएमसी और बीजेपी की काफी नेक टू नेक फाइट भी दिखाई जा रही है। तो मुझे लगता है इट्स टू अर्ली, बहुत जल्दी होगी ये बोलने में कि एक तरफा बढ़त वहां भारतीय जनता पार्टी को है। तो ये बेसिक डिफरेंस हमेशा रहेगा कांग्रेस में और बीजेपी में, कि कांग्रेस जो है वो संवैधानिक व्यवस्था, भारत का जो जनता है, जो जनमत है, उसकी संवेदनाएं, उसका विकास, उसके लिए हमेशा उत्तरदायी है। सत्ता हमें मिले नहीं मिले, हमारा सिद्धांतों के साथ कंप्रोमाइज कभी नहीं हुआ। सिंह साहब, मशीन का अर्थ ये नहीं है, 40 साल आप भी एक मशीन इस मायने में रहे कि आपके पास टावरिंग लीडरशिप रही। क्यों नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक जब हम आते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा जी के बाद जब कमान अगली पीढ़ी नेहरू गांधी परिवार की संभालती है, जिसका राजनीति का अनुभव अपने पुरखों की तरह नहीं था, तो कांग्रेस गड़बड़ाने लगती है। चाहे वो 90 का दशक हो, हालांकि सोनिया जी ने फिर भी बेहतर तरीके से संभाला। राहुल जी कोशिश पूरी कर रहे हैं, शुभकामनाएं उनको भी हैं, और प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफल भी हो सकते हैं। लेकिन आप भी 40 साल जीते हैं, तो अपनी सांगठनिक क्षमता पर, बड़े नेताओं की मौजूदगी पर, और कहीं ना कहीं अपने गवर्नेंस के मॉडल पर। जी दुर्गेश जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस वो संगठन है और कांग्रेस वो दल है जो अंतिम समय पे चुनाव लड़ने के लिए गाइड का सहारा लेने का काम करता है। और मशीन से मेरे को लगता है जगदीश जी का तात्पर्य ये रहेगा कि भाजपा वो दल है जो 24/7 365 दिन 5 साल हम जनता के बीच में रहते हैं। हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, हम उसको लेकर जनता के बीच में रहते हैं। और हमारा जो बूथ मैनेजमेंट है वो निश्चित रूप से हमारे पास पूरे चुनाव में आप देखेंगे हमारे पास नेता भी हैं, नीति भी है और नियत भी है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो माननीय मोदी जी का मूल मंत्र है, उस पर जनता उसको अंगीकार करती है। और यही कारण है कि हम पूरे देश भर में लोकप्रियता के और सबसे बड़ा दल होने का हमें गौरव प्राप्त है। बाकी चुनाव हम निश्चित रूप से चुनाव की तरह ही लड़ते हैं, क्योंकि हमारा संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता का साथ नहीं छोड़ता है, उसके साथ खड़ा होकर, पूरे चट्टान की तरह खड़ा होकर हम अपने जो कार्यकर्ता मैदान में होते हैं चुनाव में, उसको जिताने का काम करते हैं। आप मशीन के रूप में उसको लें या किसी में, हम सतत जनता के बीच में रहने वाला दल है। चलिए सिंह साहब जल्दी से बोल लीजिए, आप कहना चाह रहे थे कुछ। जी नहीं, मैं तो सिर्फ यही कहना चाह रहा था कि आपकी या जो जनता की राय है इंट्रोस्पेक्शन को लेके, वो हमेशा वेलकम है। हमारी पार्टी बहुत डेमोक्रेटिक है, निश्चित रूप से इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता जहाँ जहाँ है वहाँ पार्टी इंट्रोस्पेक्ट कर रही है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में किस बेहतर तरीके से जो हमारे संगठन की संरचना हो रही है, या आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से जीतू पटवारी जी और जितने यंगस्टर्स हैं वो कैसे पार्टी को बिल्कुल बूथ स्तर तक ले जा रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम उसको तो सुदृढ़ करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन एक मंत्र और है जो राजनीतिक पंडित कहते हैं सिंह साहब, वो ये है कि एक साधे सब सधे। जिस राज्य ने उत्तर भारत में, जिसको कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता बजरिए लखनऊ जाता है, तो बिल्कुल ठीक बात है। जिस राज्य में आपकी शक्ति थी, जिस राज्य में आनंद भवन जैसे संस्थान थे जो आज़ादी की लड़ाई का केंद्र थे, प्रयागराज, आपको उस राज्य में पहले अपनी स्थिति बनानी पड़ेगी, संवारनी पड़ेगी, आगे बढ़ना पड़ेगा। तब आप उत्तर भारत के राज्यों में निश्चित तौर पर एक मिसाल बनकर भी उभरेंगे। कोशिशें करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से एक विशाल काय स्वरूप लेती जा रही है, और अगर पश्चिम बंगाल में यह अनुमान
सही साबित होते हैं तो निश्चित तौर पर दक्षिण भारत के नेताओं के माथों पर भी, उनकी पेशानी पर भी सलवटें पड़ रही होंगी कि पूर्व के इस अद्भुत किले की फतेह के बाद मोदी जी का काफिला दक्षिण की तरफ मुड़ने ही वाला है पूरी ताकत के साथ। और उत्तर प्रदेश की तर्ज पे कहें तो गर्दा उड़ेगा ना भैया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, और आगे देखिए हमारा बुलेटिन प्राइम मेट्रो।